हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइजर का यूनिट 5 का सब टॉपिक जो फोर्थ नंबर पे है, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का तो नाम से जैसे पता चल रहा है आपको, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। तो हम कहीं ना कहीं फूड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फूड जो है, खाना जो है डेली लाइफ में हम जब जो खाते हैं हम, अ, उसके पीछे नॉर्मल अगर एज ए नॉर्मल लेमन टर्म में भी अगर देखें हम, तो साइंस, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग क्या हो गया। जैसे नॉर्मली कोई भी खाना मिलता है तो वो हमें, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उस प्रोडक्ट को वो नॉर्मल रॉ मटेरियल में होते हैं, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें खाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आपके पास दाल है, तो दाल सिर्फ आप दाल, कच्ची दाल नहीं खाते हैं। ठीक है, दाल में और भी बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, तड़का लगाया जाता है, तो सारी चीजें वो एक प्रोसेस्ड फूड होता है। लेकिन उस फूड को, जैसे नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितना भी ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स होगी, वेजिटेबल्स होगी, कहीं ना कहीं इनके, जैसे वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल हम नॉर्मली कच्चा थोड़ी खा जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है। चाहे वो प्रोसेस हम किस तरीके से करें, खाना बनाते हैं, कुकिंग करके करें, या फिर उसको नॉर्मली हमें किस तरीके से जितने भी फूड है उनको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करना मतलब हो गया सड़ ना जाए। जैसे नॉर्मली आप मार्केट से आप दूध, ऐसे नॉर्मल दूध तो लेते हैं आप, मिल्क मिल्क जो है, बट मिल्क अगर हम प्रोसेस फॉर्म में देखें तो प्रोसेस फॉर्म में हमारे पास, प्रोसेसिंग फॉर्म में हमारे पास मिल्क जो है, अब पैकेट में खरीदते हैं बाहर मार्केट से। ठीक है, अब वो पैकेट में जो दूध मिलता है वो, उसकी वैलिडिटी कम से कम 4-5 दिन की होती है ना। कि नॉर्मल अगर आप दूध लेंगे, अगर आप ऐसे नॉर्मल ठंडा रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हमें समझना है कि बेसिक जो फूड साइंस है, फूड साइंस और प्रोसेसिंग जो है वो किस तरीके से होती है। उससे पहले देखते हैं कि इंडिया में, जैसे इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, सेकंड नंबर पे है। बट हमें ये देखना है कि पहले आपने कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि आप लिख कभी भी सकते हैं। ठीक है, या लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हैं। पहले आप कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद आपने लिखना है जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। एक तो फूड साइंस, फूड साइंस आ गया। फूड साइंस में हमारे पास फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस्ड फूड हम किस तरह से बना सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड किस तरह से बना सकते हैं। नॉर्मली मैंने एक राइस की, दाल की बात करी। ठीक है, कोई भी दाल ले लो आप, दाल ले रहे हो तो मतलब क्या हो गया, उसमें आप तड़का लगा रहे हो ना। तड़का लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके पास और भी इसमें इंग्रेडिएंट्स आ गए। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स और भी आगे, और भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आ गए। ठीक है, मेन है न्यूट्रिएंट्स आपके पास आ गए इसमें। ठीक है, और इस तरह से अगर बात करें बाकी प्रोडक्ट की भी, तो नॉर्मल वे में हमारे पास क्या फूड साइंस रहेगी। साइंस में टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज किया जाए। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें, आपने कॉमन एग्जांपल देखें, आपके घर में अचार होगा। ठीक है, अचार होगा। अब अचार में नमक, जैसे साल्ट डालते हैं, तो साल्ट का मेन काम क्या है। आप अगर नॉर्मल कोई और प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई खाना बनाया और आपने थाली में, प्लेट में रख दिया, बाहर रख दिया, तो वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगा। रेंसिडिटी मतलब हो गया खराब हो जाएगा वो। ठीक है, जहां तो वो खराब हो जाएगा, जहां उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ के वो चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन अचार क्यों नहीं खराब होता, तो नॉर्मल आपके माइंड में आना चाहिए कि अचार क्यों नहीं खराब होता है, जब वो ऑयल में डाला हुआ है और उसमें साल्ट डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मेरा है कि अचार उस तरीके से खराब क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हमारे, क्या साल्ट हमारे पास किसका काम कर रहा है, प्रिजर्वेटिव का। किसका काम कर रहा है, प्रिजर्वेटिव का। प्रिजर्वेटिव मतलब हो गया, ठीक है, वो प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, अब प्रिजर्वेटिव भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू क्या है कि कोई भी फूड है, नॉर्मल रॉ मटेरियल है, उसको हम जब भी प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में कोई फूड है, ठीक है, उसको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसको और भी चीजें मिक्स करेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट्स। जैसे आपने सुना होगा फोर्टिफिकेशन होगा, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन आज की डेट में एक टर्म है जो यूज की जाती है फोर्टिफाइड फूड के लिए। ठीक है, फोर्टिफाइड फूड में, फोर्टिफाइड फूड इसलिए, जैसे नॉर्मल आपने मार्केट से खरीदा होगा, छाछ खरीदी होगी। ठीक है, दिल्ली में छाछ आती है, जिसको डोगरी में बोलते हैं शाह, शाही से। ठीक है, ठीक है, कर्ड से जो बनती है, तो छाछ जो है वो, उसमें और भी न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। एक एग्जांपल कॉमन में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स क्यों मिलाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि एज फार एज सीन की आप आंगनबाड़ी सेंटर्स में जा रहे हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी सेंटर मतलब हो गया, आप सुपरवाइजर हैं आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर। तो आंगनबाड़ी सेंटर में चाइल्ड है, चाइल्ड है ना। चाइल्ड को किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए, ताकि ये आपके माइंड में क्लियर हो कि न्यूट्रिशन जो है, उस न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ताकि
आने वाले टाइम में जो सरकार का मेन मुद्दा रहता है कि माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन में ना हो, माल न्यूट्रिशन पोषण पोषण का शिकार बच्चा ना बने, माल न्यूट्रिशन ना हो, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। उस न्यूट्रिशन में भी किस तरह का खाना मिलता है बच्चों को, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे न्यूट्री मिलती है, सीरियल्स मिलती है, दाल मिलती है, मिल्क मिलता है, फोर्टिफाइड फूड मिलते हैं, फोर्टिफाइड सारी चीजें मिलती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको माइंड में कंसर्न रह के चलना है कि अल्टीमेटली पढ़ क्यों है, सिलेबस में क्यों दिया हुआ, समझ रहे हो ना? क्योंकि अल्टीमेटली आपने डील क्या करना है, आंगनबाड़ी सेंटर डील्स विद द चाइल्ड, वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स। तो इनको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है ना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। अब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है तो एक प्रकार का फूड ही आ गया ना। तो फूड किस तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सा फूड देना है बच्चों को जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा हो, ठीक है। तो किस तरह से उनको बचाया जा सकता है, स्टोरेज की जा सकती है, वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं इंडिया में कितना है। पहले देख लेते हैं फूड साइंस होता क्या एक्चुअल में। फूड साइंस की अगर डेफिनेशन नॉर्मल वे में अगर देखें आप, तो फूड साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल मेकअप ऑफ द फूड। फूड साइंस में हम देखेंगे कि नॉर्मली जो फूड है वो फिजिकल फॉर्म में किस तरीके से बना है, बायोलॉजिकली और केमिकली किस तरीके से बना है। लेट मी चेक द वॉइस। ओके फाइन, चल रहा है। तो उसको बोलेंगे फूड साइंस। द काज ऑफ द फूड डिटोरिएशन एंड द कंसेप्ट अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, फूड साइंस में पढ़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद करनी, फूड साइंस इज स्टडी ऑफ physical, biological, chemical makeup of the food and the causes of the food deteriorations and the concept underlying food processing। तो कहने का मतलब ये है कि फूड साइंस ऐसी साइंस आ गई फूड को लेके, खाने को लेके, जिसमें हम देखते हैं कि खाना जो है, फूड जो है वो फिजिकली किस तरीके से बना है, बायोलॉजिकली क्या है, और केमिकल मेकअप उसका क्या है। केमिकली मेकअप अगर हम बोले तो मतलब कहने का कि जैसे फॉर एग्जांपल किसमें प्रोटीन्स हैं, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसमें लिपिड्स हैं, ठीक है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, किसमें किसमें आयरन है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन की कमी से अनीमिया होता है, ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, ANEMIA, अनीमिया, आयरन की कमी से। अब ये आपको पता होना चाहिए, जो वुमेन्स होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स में उनको आयरन की कमी ना हो, अनीमिया ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन बच्चों को पैदा करना है, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आयरन की कमी आई, अनीमिया आया, तो वो दिक्कत हो जाएगी आने वाली जनरेशन के लिए, और माल न्यूट्रिशन की कमी भी दिखती है। तो हमें क्लियरली ये फूड साइंस पढ़ने का मकसद एक ही है कि आपको कौन कौन से जो फूड है, जो खाना है, वो किस तरीके से उसका केमिकल मेकअप हुआ है। अगर बच्चे को कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आपको पता होना चाहिए प्रोटीन की कमी से भी डिजीज होती है, ठीक है, जैसे क्वाशकर कुछ ऐसे करके कोई डिजीज है, वो होती है। तो प्रोटीन की कमी ना बच्चे को हो, तो प्रोटीन की कमी ना हो तो उसके लिए क्या दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है, ठीक है, मिल्क दिया जाता है बच्चों को स्पेसिफिकली, ठीक है। और पल्सिस दी जाती हैं, जैसे हमारे पास पल्सी दी जाती हैं। और आयरन की कमी के लिए हमारे पास उस तरह से वेजिटेबल्स या फिर वो सिस्टम दिया जाएगा जिसकी वजह से आपके पास आयरन की कमी ना हो। इसके अलावा आयरन के लिए वो अलग से टैबलेट भी दी जाती है वुमेन्स को, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट कहने का मतलब ये है कि फूड साइंस में मतलब हम ये देखेंगे कि जो खाना आप वुमेन को दे रहे हो, चाइल्ड को दे रहे हो, क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट से है, रिलेट है, नहीं, एप्लीकेशन क्या है। फर्स्टली फूड साइंस की एप्लीकेशन क्या है, आप जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में या सुपरवाइजर बनने जा रही हैं, तो वुमेन आंगनबाड़ी सेंटर्स में चिल्ड्रन भी हैं, वुमेन भी है, एडोलेसेंट गर्ल्स भी है। अब किसको प्रोटीन की कमी है तो उसको प्रोटीन ज्यादा देना है, ठीक है ना। जिसको अनीमिया की कमी है उसको आयरन वाले जो फूड है वो ज्यादा देना है। तो केमिकल मेकअप जानना जरूरी है कि किस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड फूड में कौन सा केमिकल मेकअप है, तो वो इसलिए। और उसके साथ साथ में हमने देखना है कि कौन कौन से क्या कारण क्या है कि फूड जो है डिटोरेशन हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। फूड खराब होने की वजह से क्या हो जाता है, अगर वही खराब खाना दिया जाए बच्चों को, तो यहाँ रेंसिडिटी वाला फूड, ठीक है, रेंसिडिटी वाला फूड अगर बच्चों को दिया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, वोमिटिंग हो जाएंगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो वो भी हमारे पास एक पता होना चाहिए किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाए। अगर वो खराब हो रहा है तो उसको कैसे स्टोरेज किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिज में स्टोरेज करते हैं या फिर खाना पका के देते हैं, किस तरीके से, वो सारी चीजें हैं। और कंसेप्ट अंडरलाइंग द फूड प्रोसेसिंग, तो मेन हमारे पास क्या है कि फूड प्रोसेसिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है, और इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का क्या रैंक है, कौन कौन सी क्या चीजें हैं, वो चीजें देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि प्रिजर्व कैसे किया जाए। मेन हमारे पास क्या है कि प्रिजर्वेशन जो है फूड की किस तरीके से की जाए। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं फूड साइंस की डेफिनेशन से, कि एक तो आपको प्रिजर्वेशन कैसे करनी है
फूड अगर डिटोरेशन हो रहा है, खराब हो रहा है, वो वाले मेथड पढ़ेंगे। साथ में देखेंगे फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से आते हैं, किस तरह से फूड प्रोसेसिंग होती है वो देखेंगे। ठीक है। फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज अप्लाई साइंटिफिक डिसिप्लिन्स इंक्लूड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूट्रिशन टू स्टडी द फूड टू इंप्रूव द सेफ्टी, न्यूट्रिशन, होलसम अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। दिस इज द बेसिक फंडा जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम अगर हम स्पेसिफिक बोले स्पेशलाइजेशन पे, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, फूड साइंटिस्ट में डेवलप वेज टू प्रोसेस, प्रिजर्व, पैकेज, स्टोर फूड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट स्पेशलाइजेशन रेगुलेशन। तो उस तरीके से जो है वो किया जाता है, फूड को पैक किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये चीजें आपको जाना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपको ये डेफिनेशन पता चल गई कि फूड साइंस क्या है। ठीक है, 1 मिनट रुकना है, मैं आ रहा हूं। राइट तो फूड साइंस की डेफिनेशन सिंपल वे में आपको पता चला। फूड साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल मेकअप फूड, और फूड का जो है डिटोरेशन कैसे हो रही है, खराब कैसे हो रहा है। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोसेस है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फूड। फूड साइंस में हमें देखेंगे, जैसे आपके सामने देखा है कि प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी। ठीक है, वो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास किस तरह से फूड काम करेगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो फूड साइंस में हम क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, जैसे प्रोडक्ट जो है वो केमिकल मेकअप कैसा है। ठीक है, और साथ में हम सस्टेनेबिलिटी भी देखेंगे, न्यूट्रिशन, सेंसरी एवेल्युएशन और फूड सेफ्टी एंड पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। फूड सेफ्टी एंड पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड 19 की बात करें, कोविड 19 के टाइम में अगर आपको ये पता होना चाहिए कि फूड अगर पैक नहीं है, तो पैक नहीं है फूड, तो अगर कोई बंदा बीमार है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कफ है और खुला आप पैक नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, तो खुले में क्या हो जाएगा, जहां तो क्या हो सकता है, बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो वो भी चीजें देखनी है इसमें कि फूड सेफ्टी किस तरीके से, कि कौन सा किस तरीके से सेव किया जा सकता है फूड को पैक करने के लिए। तो मेरे लिए ये है कि फूड साइंस में हम वो चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। न्यूट्रिशन ऑफ फूड साइंस में ये चीजें आप देख सकते हैं। अब फूड टेक्नोलॉजी क्या हुआ, वो हमने पढ़ा फूड साइंस। फूड टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ फूड साइंस टू द सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ सेफ फूड। ठीक है, इसके रिलेटेड बाकी चीजें जैसे रहती हैं केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन, क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट रहता है इस तरह से। ठीक है, और फूड रेगुलेशन अथॉरिटी इंडिया में कौन सी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फूड रेगुलेशन अथॉरिटी इंडिया में कौन कर रहा है। फूड रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्ट, डिफाइनिंग सेफ्टी एंड इंस्पेक्टिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, रेगुलेशन आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट। और जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट ही खोलते हैं, रेस्टोरेंट ही खोलते तो आपको FSSAI से आपको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है इफ यू आर ओपनिंग द रेस्टोरेंट। क्यों, क्योंकि वो फूड के रिलेटेड है। इंडिया में रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी है, वो आपको पता होना चाहिए, FSAI। तो वो भी देख लेते हैं क्योंकि इसके पे MCQ एब्रिविएशन पे बन सकता है। FSSAI क्या होता है उस पर देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन कुछ दी है, ये आप पढ़ सकते हैं अपने परस्पेक्टिव से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमारे पास अगर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में देखें, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अगर कौन मिनिस्टर है इस समय, तो आज इलेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है 19 अप्रैल को। आपको ये सब पता है कि इलेक्शन अभी इंडिया में हो रहे हैं, तो मिनिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाएगी जून में। ठीक है, तो अभी अगर आपको आए कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, तो जून के बाद ही आपका एग्जाम होना है, तो जून के टाइम में देख लेना कि मिनिस्ट्री चेंज किसको मिलती है उस तरीके से। ठीक है, इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो इंडिया में अगर फूड प्रोसेसिंग को लेके देखें ओवरऑल, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारे पास एक तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल एग्रीकल्चर कमोडिटी है इंडिया में। ठीक है, इंडिया रिटेल मार्केट टू रीच USD 1.3 ट्रिलियन बाई 2025। ठीक है, और कंज्यूमर अगर देखें तो 1.38 बिलियन कंज्यूमर मार्केट है इंडिया में। ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फिजिकल इंसेंटिव भी दिया जाता है, और 100% जो FDI जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में दी जाती है। ठीक है,
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% एफडीआई दी जाती है इसी के रिलेटेड। तो ये हमारा सेटअप जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में किस तरीके से 100% एफडीआई दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी रहती हैं, जैसे संपदा स्कीम है गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग को लेके। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है बहुत सारी, जैसे आप ले सकते हैं, जैसे मिलेट्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गया। ठीक है, और की एरिया जो फोकस एरिया है मिनिस्ट्री का, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही ये सारी चीजें दी हैं। तो की एरिया जो फोकस एरिया है सरकार का, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स, पोल्ट्री एंड मीट, फिशरी एंड मरीन, स्पाइसिस, आर्टी और न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो मेन आपके पास ये है कि ये वाली जो चीजें हैं इधर तक, ठीक है, स्पाइसेस भी मिला के, तो ये फोकस एरिया है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंडिया में, कि हम किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट को प्रोसेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जैसे आ गया, चीज आ गया, ठीक है, पनीर आ गया, ठीक है, इस तरह से हमारे पास कर्ड आ गया, या फिर आप दे सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट जितने भी आ गए, जैसे आपके पास चॉकलेट आ गया। तो ये क्या है, ये प्रोसेस फूड है ना, प्रोसेसिंग है। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में कैसे डेवलप होगी, वो हमारे पास मेन आइडिया होना चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट बन रहे हैं इंडिया के, अपने चॉकलेट बन रहे हैं, कर्ड है, चीज है, ये सारा क्या है, ये प्रोसेसिंग है। नॉर्मल तो मिल्क ऐसे मिल जाएगा आपको रा फॉर्म में, ठीक है, बट इसको प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे पेस्चराइजेशन बोलते हैं इसको, पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पेस्चराइजेशन क्या होता है, एक टर्म है आपको पता होना चाहिए। पेस्चराइजेशन होता है मिल्क को क्या करना है, हीट करना है। तो हीट करने से क्या हो जाएगा, मिल्क में जो बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए पेस्चराइजेशन किया जाता है, मिल्क को हीट किया जाता है। ठीक है, और मिल्क के प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस फूड। ठीक है, प्रोसेस फूड बोलेंगे या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी आप उस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं, फूड ग्रेन से भी एग्जांपल ले सकते हैं। पोल्ट्री मीट, मीट जैसे नॉर्मली मीट है, तो आपको अगर चिकन मिल रहा है, डायरेक्टली चिकन तो नहीं खा रहे हैं ना, उसको आप पका रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, और आज की डेट में अगर देखेंगे आप, जैसे जोमेटो स्विगी से आप खाना मंगाते हैं रेस्टोरेंट से, या फिर आप पैकेज फूड फूड जो है मिल जाता है। ठीक है, तो पैकेज जो फूड मिल रहा है, तो वो क्या किसी इंडस्ट्री में तो बन रहा है ना, किसी कहीं ना प्रोसेसिंग तो स्टार्ट हो रही है ना। तो वो सारी आ गई प्रोसेस फोकस की एरिया जो सरकार का है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स, पोल्ट्री मीट, फिशरीज। ठीक है, ये सारा एरिया है। उसमें अगर स्टेक होल्डर की बात करें, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में, तो इसमें की स्टेक होल्डर जो है वो FSSAI है। ठीक है, FSSAI, तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है आपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब बनी है हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए आपने याद करना है कि की स्टेक होल्डर फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया में कौन कौन से हैं। एक FSSAI आ गया, दूसरा आ गया एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा ये आ गया, तीसरा आ गया ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, की स्टेक होल्डर। और थर्ड आ गया आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये इंपॉर्टेंट की होल्डर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया में। ठीक है, देखो फूड कब होगा, जब एग्रीकल्चर नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर इज आल्सो वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंडिया में क्या है, प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया इन 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 द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, दैट इज द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से तो हमें फूड मिल रहा है ना, जितना भी हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, फूड मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है, तो एग्रीकल्चर का। तो की स्टेक होल्डर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हो गया, फूड प्रोसेस तब होगा ना जब हमारे पास फूड होगा। तो वो हमारे पास एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंडिया में है, जो रेगुलेट करती है फूड को लेके, वो है FSAI, जो परमिशन देती है रेस्टोरेंट्स को कि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो फूड किस तरीके से क्या होना चाहिए, लाइसेंस प्रोवाइड करना फूड एंड रेस्टोरेंट्स को। और साथ में कोई भी जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, जैसे कल को आप चाहें तो आपने अपनी एक इंडस्ट्री खोल दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री खोल दी तो आप कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क होते हैं, उसके लिए भी आपके पास परमिशन लेनी पड़ती है। तो सरकार की तरफ से परमिशन लेने के लिए हमारे पास FSSAI की तरफ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है फॉर द फूड प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ICAR भी है। ICAR का मेन रोल रहता है कि जैसे आपको पता होगा कि जैसे ये प्रोडक्ट आ रहे हैं नॉर्मल, मुझे याद भूल गया, एक सेकंड। ICAR में परमिशन लेनी पड़ती है आपको, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकल GMC, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है, इसमें हमारे पास GEAC परमिशन देता है। ठीक है, बट हमारे पास ये पता होना चाहिए कि
आईसीआर का मेन रोल रहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर के लेके, जैसे फॉर एग्जांपल कल को अगर ये बोले हम गोल्डन राइस जो है वह मार्केट में देना चाहते हैं, कल को ये बोले कि हम मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड जो है, ये बीटी कॉटन आ गया, बीटी कॉटन आ गया, ये सारी एग्जांपल किसकी है, बीटी कॉटन आ गया, बीटी मस्टर्ड आ गया, ये एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। तो कहीं ना कहीं रिसर्च जो रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, वो इनका मेन रोल रहता है आईसीआर का, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च किस तरीके से रहती है, ठीक है। इनका सेंटर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इनका दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिक हमने पढ़ा कि फूड साइंस क्या होता है। तो इंडिया में जो फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और उसके बारे में देखा कि इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं, तो किस तरह तरीके से फूड इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि एरिया जो सरकार का रहता है वो रहता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी, फूड ग्रेन्स, पोल्ट्री, फिशरीज वगैरह इन पे रहता है। की स्टेक होल्डर मैंने बता दिया कि FSAI आपने याद करना है, SSAI। तो वाई इंडिया फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए इंडिया क्यों है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ही फूड प्रोसेसिंग हम क्यों करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारा वेस्ट होता है फूड का। फूड की वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा होती है एक सर्वे के अकॉर्डिंग, कि इंडिया में बहुत सारा खाना, इतना खाना हम प्रोड्यूस करते हैं कि बहुत सारा इंडिया में प्रोड्यूस हो सकता है, बट वेस्टेज बहुत ज्यादा है। उस वेस्टेज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं हम प्रोसेस फूड देना पड़ेगा उनको, प्रोसेस फूड देना पड़ेगा, या फिर उनकी स्टोरेज अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। स्टोरेज के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेटर उस तरीके से होने चाहिए, स्टोरेज प्लांट होने चाहिए सरकार के पास, ठीक है, FCI के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। तो ये सारे चैलेंज कुछ हैं, बट अगर ओवरऑल देखें तो ये याद करना कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड इंडिया है, और ये वेस्टेज जो है इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए जैसे आप फॉर एग्जांपल ये टोमेटो ले लो आप, ठीक है, तो टोमेटो से आज की डेट में हम क्या बना रहे हैं, टोमेटो सॉस बना रहे हैं। अब टोमेटो सॉस आ गया, या फिर पोटैटो ले लो आप, पोटैटो आलू से आप क्या बना रहे हो, फूड प्रोसेसिंग, तो पोटैटो चिप्स बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये फूड प्रोसेसिंग है। पोटैटो पहले की डेट में क्या था, आलू सिर्फ लोग आलू ऐसे नॉर्मल खाते थे, लेकिन आज की डेट में बच्चे जो हैं या फिर यंग भी जो है चिप्स भी खाते हैं। तो ये क्या है, एक चिप्स क्या है, चिप्स इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस फूड है। टोमेटो सॉस क्या है, ये भी प्रोसेस्ड है। तो ये आगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मेन काम किया रहा है, और इंडिया में अभी भी जो है इसमें काफी काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी चैलेंज कहीं ना कहीं होता है इस चीज को, ठीक है, स्टोरेज का या फिर बाकी चीजों का, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास। और सरकार की तरफ से जो पॉलिसी है फूड ग्रेन्स को लेके, तो वो इस तरह से है कि किस तरीके से हम वेस्टेज को रोके, ठीक है, और किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। जैसे ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया है, ठीक है, मेगा फूड पार्क्स आ गया, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। जस्ट 1 मिनट। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी यूनिट स्कीम होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज infrastructure for agro processing cluster. This is all about the policies and incentives by the government of India, ठीक है। अब ऑपरेशन ग्रीन क्या है, ये थोड़ा सर्च कर देना आपने, ऑपरेशन ग्रीन क्या होता है, मेगा फूड पार्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। ये दो एटलीस्ट पढ़ के जाए, मेगा फूड पार्क क्या होता है, ऑपरेशन ग्रीन्स क्या आता है, ठीक है। और एक स्कीम है सरकार की तरफ से जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। और ये स्कीम स्पेसिफिकली किसके लिए है, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए, ठीक है। और सिर्फ इतना याद करना है कि ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, और किसके लिए है, संपदा एग्रो मरीन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। चलिए, और इस स्कीम में काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे द फॉलोइंग स्कीम विल इंप्लीमेंट अंडर द पीएम किसान संपदा योजना, फूड मेगा पार्क आ गए, ठीक है, वगैरह वगैरह जो हमने देखा, ठीक है। चलिए एक और चीज पढ़ते हैं हम इसके साथ साथ में। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तो ये है, बट आपको पता होना चाहिए अब इलेक्शन हो रहे हैं तो मिनिस्ट्री सारी चेंज हो जाएगी, जब आपका एग्जाम हो तो तब देख लेना मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अभी के लिए ये आपने क्रॉस कर देना, ठीक है।
फूड प्रोसेसिंग में हमने डेफिनेशन अगर देखें, अगर आपने अभी वेट किया इतना फूड प्रोसेसिंग का, फूड प्रोसेसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ यूज ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स इन्वॉल्विंग इक्विपमेंट, एनर्जी एंड टूल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज ग्रेन्स, meats, vegetables, fruits and milk into the food ingredients of processed food product that is called as a food processing. तो सिंपल डेफिनेशन याद होगी कि एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है फूड का, उसको प्रोसेस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, खाने के लायक बनाना है, तो हमारे पास प्रोसेस फूड जो है प्रोडक्ट में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये वेरियस मेथड से होगा, अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जैसे ग्रेन्स, मीट, वेजिटेबल्स, ठीक है, उसको हम फूड खाने की फॉर्म में, अगर प्रोसेस फूड की फॉर्म में अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग एनी ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑपरेशन बाय द रॉ फूड स्टेप्स आर मेड सूटेबल फॉर द कंजम्पशन, कुकिंग एंड स्टोरेज के लिए। तो कंजम्पशन मतलब खाने के लिए, कुकिंग के लिए, स्टोरेज के लिए उसको सूटेबल किया जाए, दैट इज डन बाय द फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन एक्टिविटीज ओवर द थ्री फील्ड, मेन तीन फील्ड में होती है। एक तो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग में प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम है कि फूड को हमने प्रिजर्व करना है, बचाना है, वो खराब ना हो जाए, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पहला मेथड। दूसरा है मॉडर्न मेथड सच एज रेफ्रिजरेशन, ठीक है, कैनिंग आ गया, इरेडिएशन आ गया, तो ये मॉडर्न मेथड है जिससे हम फूड को बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेशन है, तो कोई भी खाना अगर आप शाम को खाना खाते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं ताकि खराब ना हो। कैनिंग भी मेथड है कि कैनिंग में हमारे पास पैकिंग होती है फूड की ताकि वो खराब ना हो। इरेडिएशन भी आ गया, एक प्रोसेस आ गया, तो ये मॉडर्न मेथड है जो फूड प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन की एक्टिविटी को हमारे पास मेन फील्ड आते हैं। ट्रेडिशनल मेथड सच एज, ट्रेडिशनल मेथड देखिए जैसे ड्राइंग, साल्टिंग, स्मोकिंग, फर्मेंटेशन, दीज आर द ओल्ड मेथड, ठीक है, ओल्ड मेथड। किसमें आएंगे ये, प्रिजर्वेशन में। प्रिजर्व कैसे करेंगे फूड को, एक तो हमारे पास मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड में हमारे पास देखो, आज ये रेफ्रिजरेशन तो इन्वेंशन अभी हुई ना, पुराने जमाने में जब फ्रिज नहीं था, नॉर्मल रेफ्रिजरेशन मतलब हो गया फ्रिज नहीं था, तो तब कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था, एक तो ड्राइंग करते थे, साल्टिंग करते थे, स्मोकिंग करते थे, फर्मेंटेशन। तो ये ड्राइंग, साल्टिंग, स्मोकिंग क्या, ये हम अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए ट्रेडिशनल मेथड ये है। मॉडर्न मेथड हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को, रेफ्रिजरेशन के थ्रू, कैनिंग के थ्रू या इरेडिएशन के थ्रू। दूसरा फूड प्रोसेसिंग में पहला तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आ गया, दूसरा आ गया डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटीन रिच फूड्स, ताकि प्रोटीन रिच फूड्स हम डेवलप कर सकें, ठीक है। और प्रोटीन रिच फूड क्यों करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में, और प्रोटीन से डिजीज जो होती है वो ना हो, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि वो भी देखनी है। फूड एडिटिव्स भी यूज किए जाते हैं इसमें, तो ये मेन आ गया। अगर कोई भी आप मार्केट में ना, फॉर एग्जाम्पल आप मैगी है, तो मैगी में आप देखिए इंग्रेडिएंट कौन सा यूज किया गया है। कोई भी आज आज अगर आप कोई भी खाना खाते हैं, बिस्किट ले लें या कोई भी ले लें, आप उसमें देखना कि इंग्रेडिएंट कौन कौन से लिखे हुए हैं। जब आप इंग्रेडिएंट देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ प्रिजर्वेशन ये यूज किया गया है, फूड एडिटिव ये यूज किया गया है, यहाँ पे इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना है, प्रोटीन इतना है, ठीक है, फैट इतना है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं हर एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में। तो वो एक्चुअल में क्या है कि फूड प्रोसेसिंग के टाइम में जब फूड को प्रोसेस किया जा रहा है, तो ये चीजें उसमें उतनी उतनी यूज की जाती हैं, ठीक है, विद दी परमिशन ऑफ द, क्योंकि परमिशन तो लेनी पड़ती ना आपको स्टार्टिंग में जब आप कोई फैक्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेन मेथड आ गया फूड प्रोसेसिंग। सिंपल देखो, अभी तक मैंने क्या बोला, फूड साइंस मेन साइंस टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने क्या करना है, यूज करना है कि देखना है पहले कि जो फूड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो फिजिकल कैसा है, केमिकली कैसा है, और उसको हमें जैसे खराब होने से बचाना है। और उसी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी आगे जो चीजें हमने डिस्कस करी। फूड प्रोसेसिंग में हम ऐसा मेथड है जिसमें हम टेक्निक है या टूल्स यूज करते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो हम प्रोसेस फूड में कन्वर्ट करते हैं खाने के लायक, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है, ये हमारे पास तीन प्रोसेस है, प्रिजर्वेशन करना है और डेवलपमेंट करना है, प्रोटीन रिच फूड्स और फूड एडिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में। अभी के लिए आपको ये पता हो गया कि क्या क्या चीजें हैं फूड प्रोसेसिंग में। फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन जो है देख लेते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि फूड फोर्टिफिकेशन या फिर FSSAI पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, या फिर प्रोटीन से कौन सी डिजीज होती है और कौन कौन से प्रिजर्वेशन होते हैं, यही एक MCQ बनते हैं फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ है प्रिजर्वेशन कौन कौन से फूड में यूज किए जाते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, FSSAI क्या है, ठीक है। और मिनिस्ट्री जो है, इसमें कौन मिनिस्टर है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं।
जैसे हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करें तो फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस of adding vitamins and mineral to the commonly consumed foods during processing to increase their nutrition value. हमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोसेसिंग के टाइम में जब फूड बना रहे हैं, प्रोसेसिंग के टाइम में उसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐड करने, ठीक है, जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को हम फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन सिंपल बात है। फोर्टिफिकेशन में हमने क्या करना है, जैसे नॉर्मल कोई फूड हम बना रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में हो रहा है, तो या फिर आप घर में भी तो कुकिंग कर रहे हैं ना, कुकिंग भी वन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग हो गया। तो एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स उसमें ऐड करने कंज्यूम फूड में, ठीक है, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो, उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। इट इज ए प्रूवन सेव कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द इंप्रूविंग डाइट्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट डिजीज। और ये किस लिए है कि ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से डिजीज ना हो। जैसे आपने देखा होगा खासकर बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कमी आती है ड्यू टू उनमें डाइट, जैसे कोई गरीब बच्चा भी है, ठीक है, तो गरीब बच्चा है या तो जो आंगनबाड़ी सेंटर में जा रहा है, ठीक है, उसको स्पेसिफिकली फूड फोर्टिफिकेशन फोर्टिफाइड भी दिया जाता है ताकि उसमें प्रोटीन की कमी से, जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, उसको बाद में जो डिजीज का सामना ना करना पड़े। तो ये सरकार का मेन मुद्दा रहता है कि कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को, किस तरीके से। फूड फूड फोर्टिफिकेशन ये स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है, increase the nutrient value of foods by fortifying them with the vitamins, minerals, like adding iodine to the salt, iron to the wheat, maize, flours, etc. ठीक है, तो आयरन किसमें, व्हीट में भी, मेज फ्लोर में भी यूज करना, ठीक है, ताकि आयोडीन की कमी ना हो। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, GOITE, ग्वाइटर डिजीज इज कास्ड बाय द आयोडीन। तो इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज भी होती है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट हम देखेंगे FSAI। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, FSAI क्या होता है, क्या चीजें, ठीक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन आपको पता चल गया। फूड फोर्टिफिकेशन सिंपल वे में, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई विटामिन या मिनरल ऐड करना है नॉर्मल फूड में जब वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड की जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमने नॉर्मल साल्ट है, साल्ट में हमने आयोडीन डाल दिया, जैसे व्हीट है तो या मेज हो गया, उसमें हमने आयोडीन डाल दिया, ठीक है, ताकि आयोडीन की कमी ना हो बाद में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल को मिल्क इज फोर्टिफाइड विद द विटामिन डी से टू बूस्ट द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द मिल्क, ताकि वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो है वो मिल्क में हो, ठीक है, तो विटामिन डी के साथ उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फूड फोर्टिफिकेशन। चलिए अब हम देखते हैं फोर्टिफाइड फूड कौन कौन से हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसके बाद हम बाकी वाली चीजें भी डिस्कस करेंगे। प्रिजर्वेशन वाले मेथड बाद में यूज करें पढ़ेंगे हम। जैसे आप देख रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन, अगर इंडिया में देखें, संपन्न पोषण स्वस्थ जीवन जो है, इसमें फोर्टिफाइड फूड, जैसे हमारे पास फोर्टिफाइड राइस होते हैं, ठीक है, कैटेगरी ऑफ फूड कैटेगरी, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कैटेगरी जो जो फोर्टिफाइड किए जाते हैं इंडिया में, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस को किया जाता है, व्हीट फ्लोर को किया जाता है, एडिबल ऑयल को किया जाता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क किया जाता है। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? फोर्टिफिकेशन अगर आपको कल को आए क्वेश्चन, फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन सिंपल बात है भैया, मिनरल्स और विटामिन्स को हम ऐड करें किसमें, फूड में। वो कौन सा फूड, फूड जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है फूड, उसमें, तो उसको बोलेंगे फोर्टिफिकेशन। और ये सारे फोर्टिफाइड फूड जो होंगे, जैसे राइस फोर्टिफिकेशन आ गया, इसकी एग्जांपल अभी देखने वाले हैं, व्हीट फ्लोर आ गया, एडिबल ऑयल हो गया, मिल्क आ गया, डबल फोर्टिफाइड साल्ट आ गया, फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड आ गया, ठीक है। इसमें हमने देखे कि सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्टिफाइड फूड करने के लिए। तो इसमें एक और चीज याद करनी है कि इसमें एक सिंबल होता है F+ का, ठीक है। जो भी आप प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे नॉर्मल अगर कोई आज देखना आपने, अगर आप मैगी खा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, उसमें देखना अगर ये लिखा होगा +F लिखा होगा, इसका मतलब हो गया फोर्टिफाइड है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई छाछ आप पी रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मिनरल्स को ऐड किया गया है, विटामिन को किया गया है, प्रोटीन्स को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया है? ये एक सिंबल होता है +F, मतलब फोर्टिफाइड फूड वो है, ठीक है, जिसमें ये चीजें ऐड की गई हैं। अब कौन कौन सी हैं, एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से एक्चुअल में चीजें चल रही हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया और फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के कहां कहां चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फोर्टिफिकेशन इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम जो है, उसमें भी फोर्टिफिकेशन फूड दिया जाता है, मिड डे स्कीम स्कूल्स जो स्कूल में दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से फोर्टिफिकेशन इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जैसे ICDS प्रोजेक्ट है, जिसमें जिसके अंडर आपके आंगनबाड़ी सेंटर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आप काम करने वाले हैं ICDS प्रोजेक्ट के अंडर,
ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन फूड यहाँ पे भी दिया जाता है, ठीक है, आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी फोर्टिफिकेशन का यूज किया जाता है सरकार की तरफ से। इसके अलावा आज की डेट में फोर्टिफिकेशन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी दिया जाता है, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस नॉर्मल अगर बोले तो जैसे आपके आसपास जैसे राशन राशन कार्ड आपका होगा, ठीक है, राशन कार्ड पे आपको राशन मिलता है फॉर द बेनिफिशियरी, जहां वो बीपीएल है, एपीएल है या अंत्योदय है, ठीक है, उनको राशन दिया जाता है। लेकिन जे एंड के में अभी लागू नहीं हुआ है, आई थिंक सो, ठीक है, जितना मैंने डाटा देखा। लेकिन अलग अलग स्टेट में एज ए पूरा इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें अगर फोर्टिफिकेशन इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो इंडिया लेवल पे कहीं किस किस स्टेट में जो है फोर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। बट जे एंड के में पीडीएस में मुझे नहीं लगता अभी इन्होंने फोर्टिफाइड फूड को यूज किया, लेकिन अलग अलग जैसे महाराष्ट्र या गोवा आ गया, लेकिन अलग अलग स्टेट में ऐसी एग्जांपल दिखी है जहां पे फोर्टिफिकेशन पीडीएस में यूज किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। अब हम बोले फोर्टिफाइड फूड क्यों देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि फोर्टिफाइड फूड हमने बच्चों को या फिर लोगों को, बेनिफिशियरी को क्यों देना है। तो उसके पीछे एक थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर इंडिया का शेयर देखें हम, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है कि वर्ल्ड नंबर वन पे हम, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड है तो कहीं ना कहीं चाइल्ड भी तो होंगे, बच्चे भी होंगे, एडोलेसेंट गर्ल भी होंगे, प्रेग्नेंट लेडीज भी होंगी, लैक्टेटिंग मदर भी होंगी। तो कहीं ना कहीं उनको विटामिन मिनरल्स की कमी ना हो, उसको हमें टैकल करना है। तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो सरकार की तरफ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको हमें टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड फूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। As a large share of India's population suffer from high incidence of vitamins and mineral deficiencies, over 70% of people in India are still consuming less than half of the recommended dietary allowance of the micronutrients. जितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए, तो उससे भी 70% इंडिया में जनता ऐसी है जो कि लेस कंज्यूम कर रही है डाइट के अकॉर्डिंग, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। तभी तो आप देख रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज जो हो रही है कहीं ना कहीं विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमें इसको कैसे टैकल करेंगे अगर ये सारी डिजीज अगर होती रहे। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 70% जनता की है इंडिया की, जो कि लेस कंज्यूम कर रहे हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको डेली लेना चाहिए। 1/3 of the 2 billion people globally that suffer from the vitamin and micronutrients in India. The hidden hunger affect all sections of the Indian population, urban ho, rural ho, rich ho, poor, old and young, with women, child at most risk. Women and child जो है मोस्ट रिस्क पे है, ठीक है। तो अनीमिया कंटिन्यू टू बी द काज ऑफ कंसर्न्स। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16 में आया था, उन्हें बताया था कि 58% ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 59 मंथ आर एनीमिक। तो उनको एनीमिया की कमी है। सोच सकते हो आप, एनीमिया की कमी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि एनीमिया की कमी बच्चों में दिखती है 58%। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में कि एनीमिया की कमी भी दिख रही है। अब एनीमिया की कमी किसकी वजह से हो रही है भैया, वो आयरन की वजह से हो रही है। अगर आयरन की वजह से हो रही है तो क्यों ना हम जो नॉर्मल व्हीट है, ठीक है, व्हीट है, फ्लोर है, आटा है, ठीक है, या फिर हम साल्ट है, क्यों ना उसमें ही हम आयरन यूज कर दें, ठीक है ना, ताकि वो आयरन की कमी ना दिखे। समझ रहे हो। तो ये एक फोर्टिफाइड का एक एप्लीकेशन है। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से डिजीज हो रही है। उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ये सरकार के पास चैलेंज रहता है, कोई भी सरकार रहे इंडिया में। हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करें, कोई भी सरकार है तो ये चैलेंज हमेशा रहेगा। तो हमेशा रहेगा, तो उस कंसर्न को टैकल करने के लिए ये चीजें फोर्टिफाइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद क्या है फोर्टिफिकेशन समझाने का, आपको पता लगना चाहिए ना कि व्हाट इज फोर्टिफिकेशन। कोई भी आके कुछ भी पढ़ा देगा ना आपको कि फोर्टिफिकेशन मतलब हो गया डेफिनेशन, फोर्टिफिकेशन दिस एंड एड एंड मिनरल्स विटामिन, बट पीछे लॉजिक क्या है, व्हाई वी आर गिविंग द फोर्टिफाइड फूड टू द आईसीडीएस, आंगनबाड़ी सेंटर्स को क्यों फोर्टिफाइड फूड दे रहे हैं। तो ये आपको कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में डेटा नेशनल में, ये मेरा डेटा नहीं है भैया, ये नेशनल फैमिली हेल्थ इनका डेटा है 2014-15-16 का। इवन कि अगर ये लेटेस्ट वाला 21 का देखेंगे तो और आपको दिखेगा, आल तो ये कम हुआ है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है 2015-16 का, जिसमें 58% चिल्ड्रन जो है वो अभी भी एनीमिक की वजह से कमी है। अभी 2021 का जो डेटा आया इसका NFHS फिफ्थ वाला, उसमें कम हुआ है। बट कहने का मतलब कम कैसे हुआ, जब यूज करेंगे ये चीजें तो कम होगा ना। 35% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर वेट, ये कंसर्न है कि 35% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 years आर अंडर वेट। 53% वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज 15 to 60
15 से लेकर 49 ईयर तक, ठीक है। तो 22% ऑफ द मैन इन द सेम एज ग्रुप आर एनेमिक। तो कहने का प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे चाइल्ड आ गया, जो मैंने पहले बोला था, चाइल्ड आ गया, वुमेन आ गया। तो अगर 58% बच्चा आज भी इंडिया में एनीमिक की कमी है, तो कैसे दूर करेंगे भैया? तो आयरन ऐड करना पड़ेगा फोर्टिफाइड फूड में। प्रोटीन की वजह से डिजीज हो रही है, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा फोर्टिफाइड फूड में। और नॉर्मल वे में भी अगर आप खाना खाते हैं, तो आप एक न्यूट्रिएंट्स ना लें, आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हर एक प्रकार की वेजिटेबल खानी चाहिए। बच्चा नहीं खाता, बच्चों को देनी है, जबरदस्ती देनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपको हर प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी को, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ के लिए, ताकि ये अंडरवेट की शिकायत ना हो, ठीक है, और एनीमिया की कमी ना हो, ठीक है। जैसे एज रिसेंटली जुलाई अगस्त 2017 का डाटा देखें हम, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये डाटा लिया हुआ है, इसमें से आना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फोर्टिफिकेशन आना है। डाटा आ जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस में बाकी कहीं और भी लिखा हुआ है। बोथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको पता है आईसीडीएस किसके अंडर आते हैं? आईसीडीएस जितने प्रोजेक्ट हैं वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। और इनका अगर डेटा देखें हम, तो इन्होंने क्या बोला है और क्या चीजें हैं, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार की वेबसाइट पे सरकार खुद बोल रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम है भैया, ठीक है। ये देखिए, अगर हम सरकार का डेटा देखें 2017 का, ठीक है, अब आप बोल रहे हैं 2024 का क्यों, आपको रफ आइडिया मिलना चाहिए कि क्या चीजें हैं। Ministry of Child Development and Ministry of Human Resource Development have mandated that use of fortified wheat flour, oil and doubles fortified salt in the integrated child development and midday meal schemes, respectively, which giving a great push to a large scale of food fortification. तो कहने का मतलब ये है कि 2017 से 2017 से नहीं, पहले से ही है, लेकिन 2017 में अगर डेटा देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बोला कि हम मैंडेट कर दिया है कि फोर्टिफाइड व्हीट यूज करना है, ऑयल, व्हीट, ऑयल और डबल फोर्टिफाइड साल्ट यूज करना आईसीडीएस सेंटर में और मिड डे मील स्कूल में। क्योंकि बच्चा कहाँ पे है, आपको ये पता ना बच्चा कहाँ पे है, जिनको एनीमिक की कमी आ रही है, बच्चा कहाँ पे, जहां तो बच्चा आंगनबाड़ी सेंटर में, बच्चा जहां पे तो इसमें मिडिल स्कूल में। तो मिडिल स्कूल में बच्चा है, तो बच्चे को ये चीज ना हो, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अब देखिए अंडर न्यूट्रिशन में अगर ये डाटा हम देखें, अब आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर 2023 का देखें, तो उसका डाटा आपने यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का तो अभी आया नहीं, 23 का देखना है आपने, इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया का रैंक कितना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो आपने देखना है। लेट मी चेक, आप पता नहीं चेक करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से माल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। ओवर 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन स्टिल कंज्यूम लेस देन 50% ऑफ रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट। 70% पॉपुलेशन, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। ओवर न्यूट्रिशन, ओवरवेट और ओबेसिटी, 30 मिलियन इंडियंस आर ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, 30 मिलियन लोगों की। इंडिया एंड चाइना हैव 50% ऑफ द ओबेस पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है। चिल्ड्रन देखें तो चिल्ड्रन भी ये जो डाटा दिया हुआ है तो चिल्ड्रन का भी ये डाटा उसी तरह से है। तो मेन मकसद क्या है कहने का कि भैया फोर्टिफाइड फूड मैंडेट कर दिया है मिनिस्ट्री ने भी, वुमेन एंड चाइल्ड में की फोर्टिफाइड फूड यूज किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तो लोगो आपने याद करना, फोर्टिफाइड फूड का लोगो है प्लस एफ, ठीक है। FSSAI had issued the standard of fortification for 5 samples, namely wheat flour, rice, milk, oil and double fortified salt के लिए। इन 5 के लिए कम से कम FSSAI ने स्टैंडर्ड किया है कि क्या क्या होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स देखो, जैसे विटामिन ए क्या होता है, हेल्प्स अगेंस्ट नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी जो है स्पोर्ट्स स्ट्रांग बोन्स, विटामिन डी जो है स्ट्रांग बोन्स। इस तरह से हमारे पास आयरन है, तो आयरन जो अगर हम यूज करेंगे फोर्टिफाइड फूड में तो फाइट एनीमिया, ठीक है। आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, थायराइड, ब्रेन फंक्शन। इस तरह से हमारे पास ये सारी चीजें दी हैं। या दो आप विटामिन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आपने डीजी याद करनी है। जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, एक आयरन पे क्वेश्चन पूछा है, एक आयोडीन पे क्वेश्चन पूछा है, ये तो पढ़ता है। विटामिन डी पे भी पूछा है, ए पे भी पूछा हुआ है। तो ये सारी कमी जो है ये हम दूर करेंगे किसके थ्रू, फोर्टिफिकेशन के थ्रू, फोर्टिफाइड फूड के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको एक तो ये पता चल गया कि मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं मैंडेट कर दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। राइस की बात करें तो राइस आपको पता होना चाहिए, हर घर में राइस खाया जाता है। तो 65% जो पॉपुलेशन इंडिया में है वो कहीं ना कहीं फूड जो है राइस खाती है, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कैन एड्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन लाइक लेक ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन बी इन द डाइट।
अगर हम राइस को फोर्टिफाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये माल न्यूट्रिशन की कमी से हम बचा सकते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है फोर्टिफाइड राइस जो मार्केट में है, ठीक है। असबा पावर राइस आ गया, इस तरह से हमारे पास दावत रोजाना बासमती राइस, तो ये क्या है, फोर्टिफाइड फूड है। इस तरह से अगर एग्जांपल देखें फोर्टिफाइड ऑफ व्हीट, तो व्हीट में हमारे पास क्या आ गया, एक जस्ट 1 मिनट रुकना आपने। व्हीट में आप देख रहे चक्की फ्रेश आटा, चक्की फ्रेश आटा भी हमारे पास क्या आ गया, तो चक्की फ्रेश आटा, जैसे फोर्टिफिकेशन ऑफ व्हीट देखें तो ये चक्की आटा जो है, चक्की फ्रेश आटा आ गया, हार्मोनी वगैरह आ गया, आटा ब्रांड वगैरह, आशीर्वाद आटा आ गया, ये क्या हमारे पास फोर्टिफाइड व्हीट है। फोर्टिफाइड व्हीट में होगा क्या, देखिए, फ्लोर विद हाई पर कैपिटा कंजम्पशन फूड स्टेबल इन इंडिया। देखो इंडिया में ना राइस हर कोई खाता है, चाहे वो शाम को खाए चाहे वो दिन को खाए, ठीक है। इस तरह से व्हीट चपाती भी हर कोई खाता है, ठीक है, साउथ इंडिया में छोड़ के। साउथ इंडिया का थोड़ा सा फूड टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, फ्लोर व्हीट इज एन अप्रोप्रिएट व्हीकल टू फोर्टिफाइड विद आयरन, folic acid, zinc and B vitamin as per FSSAI standard to address micronutrient deficiency and reach large segment of the population। तो ये हमें उस तरीके से भी देखना है कि क्यों यूज किया गया है। इस तरह से आप मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ, फोर्टिफिकेशन वीट हो गया, ठीक है। तो ये फोर्टिफाइड वीट फ्लोर जो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बच्ची है जो मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने कि आज सारे जितने आईसीडीएस हैं, एमडी मिड डे मील हो, पीडीएस हो, फेज वाइज किया जा रहा है, ठीक है। हर एक स्टेट में अलग अलग सरकार जैसी आती है उसी तरीके से करते हैं, बट कहीं ना कहीं इंडिया में लागू हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जैसे फोर्टिफिकेशन एडिबल ऑयल की बात करें तो जैसे आपको पता है फॉर्चून तेल आ गया, ठीक है। इस तरह से और भी ये हेल्थ फिट आ गया, ये वगैरह वगैरह जितने भी तेल ये देख रहे हैं आप, बॉटल्स देख रहे हैं, ये एक प्रकार की एडिबल ऑयल फोर्टिफिकेशन है। मिल्क की बात करें तो आपको पता है टोन मिल्क आता है मार्केट में, ठीक है। तो टोन मिल्क जो है क्या एड्रेस करेगा, विटामिन ए और डी की डेफिशिएंसी को करेगा अगर आप फोर्टिफिकेशन करते हैं। जैसे वेरका दिखा है, इधर टोन मिल्क आता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोन मिल्क तो मार्केट में आता है, डबल टोन मिल्क आ गया, तो इसमें क्या होता है, फोर्टिफिकेशन होती है। और इस ऐसे प्रोडक्ट जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो इसमें देखना आपने प्लस एफ साइन किया दिया जाता है इसमें। इस तरह से डबल फोर्टिफाइड साल्ट की बात करें, डबल फोर्टिफाइड साल्ट में अगर हम देखें तो ये आ गया, जैसे जैसे टाटा साल्ट प्लस आ गया, अंकुर आ गया, अम्मा आ गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास डबल फोर्टिफाइड साल्ट है। साल्ट से हमें क्या मिलेगा, आयोडीन की जो कमी होगी जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कमी कमी दिखेगी। देखिए हम रेगुलर कंजम्पशन यूज करते हैं आयरन, आयरन तो साल्ट जो है सब डेली हर एक सब्जी में पड़ेगा, हर एक में पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसमें आयरन होगा तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ना बच्चे को होगी ना बड़ों को होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस तरीके से। तो आज की डेट में इंडिया में ये फोर्टिफाइड फूड बच्चों को दिया जा रहा है, आईसीडीएस हो या मिड डे मील हो, ठीक है। ये खाना खा रहे हैं ना, तो फोर्टिफाइड फीड फूड जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर अब आपने पता चल गया आपको कि व्हीट फ्लोर को फोर्टिफाइड किया गया है, राइस को किया गया, ऑयल को किया गया, साल्ट को किया गया। अब मेन क्यों किया गया है वो आपको बताना चाहिए। एक सबला स्कीम है, सबला स्कीम फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। 11 to 18 गर्ल्स ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसमें फोकस किया जाता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था हमें डिस्कस करना। चलिए अगर आगे देखें हम, तो व्हाट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, तो ये हमने पढ़ लिया। व्हाई डू वी नीड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ये भी हमने पढ़ लिया, क्यों जरूरत है फोर्टिफिकेशन फूड की, क्योंकि इंडिया में 70% जनता जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से डिजीज से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, किसी को नीमिया हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेनिफिट क्या है वो आप पढ़ सकते हैं खुद भी, बट मेन आप कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन इज द एडिशन ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स टू वाइडली कंज्यूम फूड्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉमनली फोर्टिफाइड फूड्स, जैसे साल्ट है, साल्ट से हमें क्या मिलेगा, आयोडीन, आयरन फोर्टिफाइड किया जाता है कॉमनली फोर्टिफाइड फूड। जैसे व्हीट एंड मेज है, आयरन, फोलिक एसिड, बी विटामिन ए, कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स विटामिन ए डी, शुगर में विटामिन ए, ठीक है। सॉस में आ गया आयरन, मिल्क में आ गया विटामिन ए डी आयरन, ये वगैरह वगैरह। चलिए हम एफ एस एस ए आई के बारे में देखते हैं। तो एफ एस एस ए आई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये बनी कब है, 2008 में। इसका मेन काम क्या है, इट रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स while also establishing standard to ensure food safety। तो फूड सेफ्टी कितनी की जाए उसमें भी FSSAI का रोल है, और बाकी ये चीजें हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आशीर्वाद आटा देख रहे हैं, इसमें लोगो साइड पे देख रहे हैं, प्लस एफ लोगो, मतलब समझ जाना है आपने कि दिस लोगो डिस्क्राइब दैट द पर्टिकुलर फूड इज फोर्टिफाइड
with the micronutrient as per the level specified by FSSAI in the food safety and standard regulation 2018। तो मतलब समझ गए ना, तो FSSAI के अंडर ही ये सारी काम हो रहा है। फोर्टिफिकेशन में जैसे आपको तो ये मिल रहा है, फोर्टिफिकेशन अ फूड दैट हैज एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडेड टू इट्स न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट ऑलरेडी देयर, जैसे मिल्क विद विटामिन डी एडेड, साल्ट विद आयोडीन साल्ट में। ठीक है, ये हमने सब चीजें पढ़ ली है। ये वाली जो है फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर है इंडिया में। जो राइस में आप बात करें कि राइस में क्या होगा, आयरन, फॉलिक एसिड्स, विटामिन बी। ठीक है, व्हीट में हमारे पास आयरन मिल सकता है, फोर्टिफाइड में विटामिन B12 मिल सकती है, विटामिन ए और विटामिन डी दूध में मिलाया जा सकता है। ठीक है, और साल्ट में भी इस तरीके से। तो 5 कम से कम ये याद करने की, व्हीट, राइस, मिल्क और साल्ट में ये चीजें की गई है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन देखनी है आपने तो देख सकते हैं। ठीक है, फोर्टिफाइड फूड की। चलिए, पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन एक टर्म है जो आपने समझनी है। पेस्चराइजेशन मतलब हो गया मिल्क को हीट करना। ठीक है, क्या करना? मिल्क जो है उसको हीट करना। पेस्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड द रैपिडली कूलिंग लिक्विड और फूड इन ऑर्डर टू किल माइक्रोब्स दैट may expedite their spoilage or cause damage, disease. The French scientist who invented the process of pasteurization known as Louis Pasteur। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जैसे पास्चराइजेशन में आप देखें, जैसे नॉर्मल ये मिल्क है, ठीक है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपका मिल्क, और ये आ गया पास्चराइज, ये आ गया आपके पास ऐसे नॉर्मल मिल्क, और ये आप पैकेट में जो मार्केट से आप खरीदते हैं, तो ये आ गया रॉ मिल्क, और ये पेस्चराइज मिल्क आ गया। तो पेस्चराइज मतलब हो गया नॉर्मल मिल्क लिया, उसको हीट अप किया, क्या किया? हीट किया, उसको बाद में कूल होने दिया, बाद में पैकिंग कर दी। ठीक है, पैकिंग करके इसमें भी प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, लेकिन मेन किया क्यों जा रहा है? ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल अगर दूध देखें तो कितने डेज तक आप इस बॉटल में रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया शेल्फ लाइफ इसकी 7 से 14 डेज आ गया। लेकिन अगर इसमें पैक है, ठीक है, तो इसमें शेल्फ लाइफ आपकी 6 मंथ भी हो सकती है। ऑर्गेनिक UHT मिल्क, ठीक है, अल्ट्रा पेस्चराइजर जो होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेन पेस्चराइजर का मतलब, जैसे आप नॉर्मल आपने देखा होगा मार्केट में आप जाते हैं, दूध काफी देर पहले का भी पड़ा होता है, लेकिन खराब नहीं होता है, क्योंकि उसको उसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, pasteurized milk is a raw milk that has been heated to a specified temperature and time to kill the pathogens that may found in the raw milk. Pathogens are microorganism bacteria that make us sick। ठीक है, रॉ मिल्क कंटेन्स पैथोजन सच एज वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? ठीक है, ये भी JKSSB ने एक क्वेश्चन एक पेपर में, पुराने पेपर में पूछा था कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसमें कौन सी प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक जैसे आपके पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है, बेवरेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, टू गिव अ फिजी नेचर टू द बेवरेज। तो किसमें क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिल की जाती है इन कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो JKSSB PYQ में क्वेश्चन पूछा था, कौन सी गैस होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में? ठीक है, तो याद करना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू द बेवरेज इज कॉल्ड एज कार्बोनेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन। जब इन बेवरेज को, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे हैं आप साइड पे, राइट साइड पे, इसमें ये यूज की जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन सिंपल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है इसमें, क्यों किया जाता है? फिजी नेचर के लिए। तो प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन इम्पार्ट्स अ स्पार्कल एंड टेंजी टेस्टी, आल्सो प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ द बेवरेज। इससे क्या हो जाएगा? स्पॉइलेज भी नहीं होगी। स्पॉइलेज मतलब खराब नहीं होगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जैसे आप देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक 6 महीने पहले की बनी होती है, और आप अभी भी पीते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, और वो क्यों बच रही है? नॉर्मल आप मेरे को बताइए, कोल्ड ड्रिंक खोल के ना एक दिन आप बाहर रख लो, ढक्कन खोल के एक दिन बाहर रख लो, आप गैस उठ जाएगी, उसके बाद देखना दूसरे दिन कोल्ड ड्रिंक पी नहीं पाओगे आप। समझ रहे हो? और अगर आप दुकान पे देखते हैं, शॉप पे देखते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे बाहर भी पड़ी होती है, फ्रिज में भी रखी होती है, लेकिन एक्सपायर नहीं होती जब तक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। क्यों? उसमें क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, प्रिजर्वेटिव उस तरीके से यूज की जाते हैं ताकि उसको वो टेस्ट पूरा वैसा बने रहे। ठीक है, चलिए, तो मेन हमारे पास आ गया, फोर्टिफिकेशन पढ़ दिया हमने। एक हमने देखना है कि आइसक्रीम में ना कौन सा वो किया जाता है, वो भी SSB ने पूछा है। तो SSB ने वो क्वेश्चन पूछा है कुछ। ठीक है, मिल्क पास्चराइजेशन कैसे होता है? ये आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ है, ये ऐसी कुछ मशीन होती है जिसमें मिल्क डाला जाता है, इसमें किया जाता है टेम्परेचर वगैरह पास्चराइजेशन। इसमें पास्चराइजेशन मेन की पी जाता है। प्रेशराइजेशन मेन मतलब हो गया मिल्क को टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करना और मिल्क को उबाल देना, मतलब हो गया जैसे नॉर्मल आप भी दूध घर में लेते हैं तो उसमें क्या उबालते हैं ना, तो उससे खराब नहीं होता दूध।
तो इसमें क्या करते हैं, फिर ये पैकेज ही कर देते हैं। पैक करेंगे तो और चीजें हो जाएंगी, उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज किया जाता है। पर ये होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, प्रोसेसिंग ही बोलेंगे, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है इसमें। चलिए, और इसमें ये भी रहता है कि कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये नहीं हो कि आप प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाए, टूट जाए उसमें। ठीक है, ये आप दे सकते हैं, ये किस तरह से फैक्ट्री में जो काम किया जाता है इसका। एक टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी समझाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए रेंसिडिटी का मतलब जैसे होता है नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें, जैसे एक सेकंड में बता देता हूँ रेंसिडिटी एक इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी होता क्या है, जैसे आप लोहा वगैरह देखते हैं तो लोहे में कोरिजन लग जाता है, जंग जिसको बोलते हैं, जंग जंग कुछ बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरिजन। लेकिन अगर वही काम जैसे आप देख रहे हैं, ये ब्रेड रखा हुआ है कुछ दिन तक, तो कुछ दिन के बाद इसमें फंगस आ गई, फंगस आ गई है। ठीक है, मोल्ड वगैरह जो भी फंगस आई है, तो ये फंगस जो है हमारे पास, ये इसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बर्गर ही है, बर्गर रखें, टोमेटो चिप्स, कुछ भी रखें आप प्रोडक्ट, तो कुछ देर तक आप बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म बैठेंगे, और वो क्या हो जाएगा, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपको फूड कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। समझ गए, रेंसिडिटी मीन्स ये आपका बर्गर है जो भी आप खा रहे हैं, कुछ दिन तक आप बाहर रखेंगे, कुछ दिन के बाद फंगस लग जाएगी इसके ऊपर, मोल्ड आ जाएगा, जो भी आप बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टमाटर है, जब आप मार्केट से टमाटर लाया, आपने कुछ दिन के बाद टमाटर देखा आपने ऐसा, कुछ दिन के बाद देखो सड़ गल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि रेंसिडिटी क्या हुआ, ये सड़ा हुआ मटेरियल जो सड़ जाता है कुछ देर के बाद। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपने याद करनी है कि फूड में ना प्रिजर्वेटिव कौन कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, कि फूड में कौन कौन सा आइटम जो है, फूड आइटम में नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव जो है कौन कौन से नेचुरल नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है, गार्लिक, लेमन, शुगर, विनेगर और साल्ट भी देखना है। साल्ट जो है, जैसे आपके पास अचार में, अचार में आपके पास साल्ट यूज किया जाता है फॉर द फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो ये आपने याद करना है, गार्लिक, लेमन, शुगर, विनेगर। ठीक है, दे आर नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है। चलिए आगे, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड यूज इन द फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड, तो वो सॉर्बिक एसिड होता है, उसको वो क्या बोलते हैं, सॉर्बिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड विच आर यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेटिव, तो कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड है जिनको फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये साइड पे आपने लिख देना एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो फूड प्रिजर्वेटिव टॉपिक आ गया, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे मैंने कॉमन एग्जाम्पल बात बताई आपको कि अचार जो होता है उसको तेल में डाला जाता है, अचार किसी का भी हो, चाहे वो आपका मैंगो का अचार हो, ठीक है, या फिर आपका लेमन, उसका क्या बोलते हैं उसको, आंवला का अचार हो, ठीक है, या कोई भी अचार हो, तो किस में डाला जाता है, ऑयल में डाला जाता है, साथ में साल्ट किया जाता है। और साल्ट क्या है, एक प्रॉपर्टी है साल्ट की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं आता। ठीक है, आपने देखा अचार आपके पास 2 महीने तक ऐसे पड़ा रहता है, क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करता है, साल्ट और ऑयल दोनों प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो मेजर ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं, सॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये याद करने हैं, दिस आर एक्ट एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव। आंवला तो वैसे भी, आंवले में भी सिट्रिक फ्रूट बोला जाता है आंवले को, तो उसमें सिट्रिक एसिड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो वो भी आंवले में काम करता है, फूड प्रिजर्वेटिव। चलिए, फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। द मैकेनिज्म बाय विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। द मेन रोल ऑफ जेलेटिन इन द आइसक्रीम इज टू गेट अ सॉफ्ट टेक्सचर। तो इंपॉर्टेंट है, जेलेटिन जो है ये यूज की जाती है किसमें, आइसक्रीम में, एज ए प्रिजर्वेटिव। आपको पता होना चाहिए कि प्रिजर्वेटिव के लिए, जैसे नॉर्मल आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा ये प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो उसको बोलते हैं जेलेटिन। जेलेटिन जो है वो आइसक्रीम को एक सॉफ्ट टेक्सचर देता है। जेलेटिन कहाँ से आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए इमल्सिफाइज। ठीक है, इट इज अ कलरलेस फ्लेवरलेस फूड स्टफ ड्राइव्ड फ्रॉम द कोलेजन। ठीक है, ग्लेटिन इज अ प्रोटीन ड्राइव्ड फ्रॉम द कोलेजन इन द एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल से लिया जाता है। ठीक है, जो आइसक्रीम खाते हैं आप, ठीक है, आइसक्रीम, तो इंपॉर्टेंट है जो भी लोग कौन से होते हैं जो हमारे पास
नॉन वेज वाले नहीं, वेजिटेरियन होते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो उस पर पढ़ लें कि कौन सा जो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया। अगर उसमें जेलेटिन किया गया है तो उसमें एनिमल टिश्यू का यूज किया जाता है, ठीक है। अब कौन सा एनिमल है आई डोंट नो, ठीक है, बट किया जाता है। और आपने देखना अगर कोई जेलेटिन किया गया है कोई, तो वो उस तरीके से देख लेते हैं। इट इज द ओनली प्रोटीन विद द पावर टू थिक लिक्विड्स। आज की डेट में, पहले टाइम में एनिमल टिश्यू किया जाता है, लेकिन आज की डेट में इसको प्लांट से भी लिया जाता है, ठीक है। तो आज की डेट में इसको प्लांट से भी लिया जाता है, लेकिन पहले जो है वो इसको एनिमल से भी इस प्रोटीन को लिया जाता था, ठीक है। और मेन क्यों यूज किया जाता है आइसक्रीम में? फॉर द सॉफ्ट टेक्सचर, ठीक है। चलिए ये कुछ बहुत हो गया। अब हम देखते हैं सीधे सीधे वो मेथड, प्रिजर्वेशन वाले मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन समझ गए ना? फूड प्रिजर्वेशन प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रोबियल डेवलपमेंट विच डिफर फ्रॉम स्टोरिंग फूड इन कवर्ड कंटेनर, फूड स्टोर्ड प्रॉपरली इन शील्डेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड फ्लाइट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और फूड फूड प्रोसेसिंग की कुछ टेक्निक है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक, फूड प्रोसेसिंग ही नहीं, फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक, जैसे हमारे पास मेन क्यों फूड को प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं? फूड को मेन प्रिजर्व कर रहे हैं हम भैया कि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाए, फूड सेफ्टी हो और फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसीलिए हम फूड को प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। शेल्फ लाइफ में हमारे पास शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं फूड की, और फूड सेफ्टी, और फूड में कोई ई कोलाई वगैरह बैक्टीरिया ना हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो इसलिए फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं और क्वालिटी का भी देखते हैं, ठीक है। शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज होगी? फूड प्रोसेसिंग से, फूड पैकेजिंग, फूड स्टोरेज, ठीक है। फूड सेफ्टी जैसे रिटार्ड्स माइक्रोवेल ग्रोथ, मतलब हो गया रिटार्ड, मतलब हो गया उनको मार देना, माइक्रोवेल ग्रोथ को रिटार्ड कर देना। एलिमिनेट्स माइक्रोब्स, डिस्ट्रॉय हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स। फूड क्वालिटी में जैसे टेक्सचर, जैसे टेस्ट आ रहा है ना आपको, टेस्ट जैसे कोई खाना खा रहे हैं आप, उसमें टेस्ट भी आना चाहिए ना। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम में वो टेस्ट भी आना चाहिए, तो क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। टेक्सचर, न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो भी उसमें होने चाहिए। ऑर्डर एंड फ्लेवर, ये सारे आगे फूड क्वालिटी को भी ये प्रिंसिपल है कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास shelf life, food safety, food quality, all these are the principles involved in the food preservation, ठीक है। चलिए हम मेथड देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, पुराने और नए वाले मेथड कौन कौन से किस तरीके से यूज किया जाता है फूड, ठीक है। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिसमें आप अचार वगैरह देख रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत पुरानी टेक्निक है, ये नहीं कि आज की डेट में, बहुत पुरानी टेक्निक है जिसमें अचार को इस तरह से रखा जाता है, जिसमें आपको साल्ट साल्ट और ऑयल में डाला जाता है, ठीक है। वे आर प्रिजर्विंग फूड, डिफरेंट मेथड टू प्रिजर्व द फूड, ठीक है। जैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को ऑयल एंड विनेगर से, ठीक है। स्टोरिंग एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तब भी स्टोरेज हो सकता है। कोल्ड ट्रीटमेंट जैसे फ्रिज वगैरह में रखेंगे तब भी स्टोर प्रिजर्व हो सकता है फूड, ठीक है। ऑयल में रखेंगे, जैसे अचार की एग्जांपल दी ना मैंने, अचार की एग्जांपल दी। तो ऑयल ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट में भी, रेफ्रिजरेशन में, हीट ट्रीटमेंट से भी, जैसे मैंने मिल्क की एग्जांपल दी, मिल्क की एग्जांपल दी, ठीक है। पेस्चराइजेशन, हीट ट्रीटमेंट से भी किया जा सकता है। कॉमन साल्ट से, तो कॉमन साल्ट से भी इसको यूज किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। और शुगर से भी किया जाता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट मेथड टू प्रिजर्व द फूड, ठीक है। चलिए हम एक और चीज देखते हैं, मेथड देखते हैं, फिर लेक्चर को हम एंड करेंगे, लास्ट 10 मिनट फॉर दिस क्लास। चलिए ये डेफिनेशन दी है ना, ये ड्राइंग क्या होता है, स्मोकिंग क्या होता है, ये फ्रीजिंग क्या होता है, और साल्टिंग, पिकलिंग, फर्मेंटेशन क्या होता है, वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, कैनिंग क्या होती है, शुगरिंग क्या होती है, इरिडेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन क्या होता है, ये सारी जो है आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेन में समझा देता हूँ कि मेन मेन इसमें है क्या, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड देखें इंडिया में तो ड्राइंग का है। ड्राइंग में जैसे सन ड्राइंग करते हैं, डिहाइड्रेटिंग साल्ट ड्राइंग आ गया, पिकलिंग में ऑयल पिकलिंग करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन में इडली डोसा जैसे बनाते हैं, स्मोकिंग में जैसे तंदूर में, स्मोकिंग में जैसे हमने तंदूर कुकिंग करते हैं, जैसे आपके पास जैसे क्या आ गया वो परांठा आ गया, या फिर वो आप बोल सकते हैं परांठा नहीं, लेकिन वो नान वगैरह आ गया, तंदूर कुकिंग। तंदूर में जैसे चिकन भी कुकिंग कुक कर सकते, वो करते हैं, ठीक है। तंदूर तंदूर रोटी बोलते हैं, जैसे मीट एंड फिश स्मोकिंग। कैनिंग में हमारे पास जैम्स एंड जेलीज, जैसे जैम्स आप देखते हैं कि नॉर्मल आप मार्केट से अगर जैम लेते हैं, जैम, ठीक है, जैम से लेते हैं तो वो क्या होता है, पैक होता है, ठीक है। तो पैकिंग को ही एक्चुअल में कैनिंग बोलते हैं। प्रिजर्व
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में आपको आ गया फ्रिज में रखना, ऑयल एंड घी में, साल्टिंग में सीधा साल्ट, ठीक है। ये पहला आ गया आपके पास कि भैया कैसे यूज कर रहे हैं हम इसको। ये आ गया स्मोकिंग, स्मोकिंग में आगे पास आपके पास क्या है, स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मीट इन इंडिया एंड इट इन्वॉल्व्स हैंगिंग मीट ओवर अ फायर एंड अलाउइंग द स्मोक टू ड्राई इट आउट। स्मोकिंग गिव्स द मीट अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इससे बैक्टीरिया मर रहे हैं, ठीक है, कच्चा मीट नहीं खा रहे हैं। तो स्मोकिंग वन मेथड। दूसरा आ गया कैनिंग। कैनिंग अगर आप देखेंगे तो कैनिंग में ये एक डब्बा आप देख रहे हैं, इसको क्या है, टाइट इसमें बंद कर दिया जाएगा। कैनिंग इज रिलेटिवली मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन दैट इन्वॉल्व्स सीलिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड स्टरलिंग them with heat. Canning is commonly used to preserve fruits and vegetables as well as sauce and jams. ठीक है, तो ये कैनिंग डब्बे आप मार्केट में देखते हैं, डब्बे आते हैं, तो ये कैनिंग यूज होता है। ड्राइंग वाला बोले तो ड्राइंग में जैसे आपको पता है कि जैसे कोई पुराने ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि आज भी ये यूज किया जाता है। जैसे आप ले लो, आप ये जो भी आप फ्रूट देख रहे हैं जो, ठीक है, सीट्रिक वाला, इससे क्या हो जाएगा, इसको सुखाना है, धूप में रखना है, सुखाना है, उसके बाद इसका अचार डाल देना, ठीक है। तो ड्राइंग इज आल्सो वन ऑफ द मेथड। Drying is another popular way of preserving food in India and it involves removing the moisture from the food to prevent bacterial growth. मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इसको धूप में रखा जाता है, सुखाया जाता है, ताकि बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके। ड्राई इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिजर्व फूड्स, वेजिटेबल एंड मीट। सम पॉपुलर ड्राइड फूड्स इन इंडिया, ड्राइड मैंगोज, रेसिन्स एंड सन ड्राइड टोमेटोज, ठीक है। इस तरह से फर्मेंटिंग, फर्मेंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय अलाउइंग इट टू सिट इन द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड शुगर वाटर। तो ये फर्मेंटेशन उसमें रखते हैं, ठीक है। जिसे ये शराब वगैरह जो बनाई जाती है, बटर मिल्क बनाया जाता है, ठीक है, उस तरह से पिकल्स वगैरह। इस तरह से हमारे पास पिकलिंग देखे, पिकलिंग मतलब आप देखते हैं आपके मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है देखते हैं आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो ये आ गया अचार, खट्टा, इमली, ठीक है। पिकलिंग इज अ पॉपुलर वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन इंडिया। इट इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मीट्स इन विनेगर, lemon juice, oil. Spices, salt, and sugar are added to mix to give the pickles their distinct flavor. Pickle can be made with a wide variety of ingredients. मैंगो का अचार बन सकता है, लाइम का भी बन सकता है, भाई कैरेट का भी बन सकता है, ऑनियन का बन सकता है, किसी का भी अचार बना सकते हो आप। उसमें तेल डालना है, साल्ट डालना है, शुगर डालना है, तो मतलब हो गया वो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है। शुगर भी करती है प्रिजर्वेटिव का काम, साल्ट भी करता है, स्पाइस भी करता है, ठीक है। ये आ गया पिकली, ठीक है। बाकी ट्रेडिशनल मेथड हमने डिस्कस कर दिया, ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव टेक्निक कौन कौन सी है, ठीक है। बाकी ये वाला आप खुद ही पढ़ लेना, मेन जो कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, बस इतना ही है। तो एक चीज और देख लेता हूँ, अगर कुछ और टॉपिक बच गया है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम लेक्चर को यही एंड करेंगे अगर कोई और नहीं बचा है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने चीजें पढ़ी। रेंसिडिटी मैंने बता दिया आपको, रेंसिडिटी की डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो ये हमने देखा था अभी। रेंसिडिटी मतलब हो गया सड़ गल जाना। जैसे टमाटर है आपके पास, ये ऐसा टमाटर बना, कुछ देर के बाद ऐसा बन गया, तो मतलब क्या, रेंसिडिटी इज अ टर्म जनरली यूज टू, ये क्या हुआ, हाँ, Rancidity is a term generally used to denote unpleasant odors and flavors in the foods resulting from deterioration in the fat or oil portion of the food। समझ गए होता है उसमें क्या फ्लेवर आएगा। जैसे ये सड़ा हुआ टमाटर को खाएगा, पहले तो बात है कि वो बीमार हो जाएगा, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी उसको, बट ये कि इसकी डिटोरेशन देखो कितनी खराब होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ आर काजेज ऑफ रेंसिडिटी दैट काज आर कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ द स्टोर्ड एडिबल ऑयल। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक। तो कितनी है, दो प्रकार की रेंसिडिटी होगी, एक ऑक्सीडेटिव, दूसरी आ गई हाइड्रोलिटिक, ठीक है। ये थी रेंसिडिटी। चलिए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर लेक्चर को एंड कर देते हैं। हमने देखा फूड साइंस की डेफिनेशन, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमने देखा कि फूड साइंस क्या होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, फूड को एक्चुअल में क्या बचाना है यार, सीधी सी बात है, खराब होने से बचाना है, तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक है। और प्रोसेसिंग में हमने देखा कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। इवन ये नहीं, बाकी भी जैसे वीट आ गया, या फिर आपके पास आ गया राइस आ गया, इसमें भी अलग अलग रैंक है इंडिया का। तो ठीक है, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, और उस वेस्ट को रोकने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे हमारे पास वेस्ट को रोकने के लिए जैसे टोमेटो है, तो टोमेटो को क्यों ना हम टोमेटो सॉस बना दें, टोमेटो सॉस बना दें। तो ये क्या प्रोसेसिंग आ गया ना फूड। हम उसको क्या बोलते हैं, उसको आलू, आलू को क्या बोलते हैं, पोटैटोज। तो पोटैटोज को क्या करें हम, पोटैटो चिप बना, चिप्स बना दें। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड फूड, ये आ गया प्रोसेस्ड फूड। और ये टोमेटो सॉस बन रही है, चिप्स बन रहा है, इसमें भैया प्रिजर्वेटिव भी यूज किए गए हैं। अगर आपको नहीं यकीन है तो चिप्स लेना, चिप्स में इंग्रेडिएंट देखना, वहां पे देख लेना फूड प्रिजर्वेटिव
प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज किया है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से हमारे पास जैसे हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है ये चिप्स के पत्ते को, भैया उस पर लिखा होता है FSSAI। अगर FSSAI किसी भी प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया वो ही खाना होता है, बाकी डुप्लीकेट मार्केट में मटेरियल भी होता है वो नहीं लेना होता है। जिसमें FSSAI का स्टैंप लगी है वही प्रोडक्ट खाएं, बाकी मार्केट में जो है वो नहीं खाएं। हो सकता है वो कहां बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है उसको, तो वो प्रोडक्ट नहीं खाना है जिसपे इसका ठप्पा नहीं लगा है FSSAI का, ठीक है। जिसपे लगा है वो, इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं उस पर एक्सपायरी डेट भी होगी। तो लोकल चीज जो है, अब लोकल चीज तो चलो मैं प्रमोट करनी चाहिए, बट लोकल चीज में ऐसा हो गया कि उसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया तो बाद में आपको हो जाए पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो वो चीज है कि ये चीजें हमने देखी, ठीक है। तो मेन क्या है, फूड प्रोसेसिंग का मेन है कि वेस्टेज को रोकना है, वेस्टेज को रोकना है थ्रू द प्रोसेसिंग। एक एग्जांपल मैंने बता दी, पोटैटो, पोटैटो चिप्स, टोमेटो, पोटैटो चिप्स नहीं, पोटैटो से पोटैटो चिप्स, टोमेटो से टोमेटो से सॉस, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल की बात करें, वेस्टेज को रोकना हमने, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इंडिया को हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को दे सकते हैं, बट अगर वेस्टेज कर दिया हमने, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मर ना कुछ टाइम पहले जैसे टमाटर जो है, पोटैटो जो हो गए, पोटैटो आलू, आलू जो है 2 रुपए पर केजी बिकने लग गए थे, यूपी की बात है, ठीक है। एक न्यूज में देखा था 2-3 साल पहले। तो भैया खेत में इतना बड़ा खेत है, फार्मर का जो है वो पैसा ज्यादा लगा है और आलू की कीमत 2 रुपए आ गई, तो लोगों ने, के फार्मर ने क्या किया, रोड पे फेंक दिए आलू, समझ रहे हो, तो वेस्टेज होगी, समझ रहे हो, क्योंकि इनको उस तरीके से वो उतना प्राइस नहीं दिया जाता, इसीलिए कहीं ना कहीं एमएसपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए सरकार एमएसपी नहीं देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नॉट गिवन फॉर द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, 23 से 24 क्रॉप्स के लिए अलग से दिया जाता है, बट इतना है। और नॉर्मल वे में भी अगर आप सोचें, घर में ही आप देखो डेली खाना खाते हैं, कितना वेस्ट करते हो आप, वेस्ट नहीं करना है, मिनिमम खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है। प्रोसेसिंग में हमने और भी चीजें देखी, ठीक है। और एक हमने देखा प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव थे हमने उसका डिस्कस किया। इसमें हमारा मेन काम क्या है भैया प्रिजर्वेटिव का, तो शेल्फ लाइफ, हमने शेल्फ जो लाइफ है उसकी इंक्रीज करनी। जैसे आपने देखा होगा मिल्क जो है, नॉर्मल दूध जो है 1-2 दिन तक रहेगा, लेकिन कुछ दूध मार्केट में ऐसे भी है जो भैया 15-20 दिन तक भी रहते हैं, पैकेजिंग रहती है उसकी। शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है, सेफ्टी को मद्देनजर रखना है, और कंट्रोल वगैरह वगैरह। प्रोसेसिंग में प्रोसेस फूड में हमने मेन क्या है, फोर्टिफाइड जो है। प्रोसेसिंग में हमारे पास नॉर्मल में तो टोमेटो से हम चिप्स तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास फोर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। फोर्टिफाइड फूड वो इसलिए क्योंकि इंडिया 70% जनता जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन्स, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिजीज से यूज रहा है, खासकर बच्चे जो है, चाइल्ड और वुमेन जो है, ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें आपको एनीमिया की कमी दिखती है, आयरन की कमी दिखती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए फोर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में सरकार ने ICDS हो, मिड डे मील स्कीम हो, सब में जो है मैंडेट कर दिया है कि आपको फोर्टिफाइड ये देना है, ठीक है। चलिए, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलिए, भारत माता की जय, जय हिंद। अभी करते हैं लेक्चर को एंड, चलिए।